नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। नागालैंड में आतंक विरोधी कार्रवाई के दौरान सेना की फायरिंग में 13 स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। यह गलत पहचान का मामला है। सूत्रों के मुताबिक सेना की एक यूनिट को उग्रवादियों के मूवमेंट की खबर मिली। इसके बाद मोन जिले के ओटिंग गांव में उन्होंने एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी जिसमें स्थानीय लोग थे। इस फायरिंग में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। बाद में आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वहां पर भीड़ जमा हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भीड़ को काबू करने के लिए सेना ने फिर से फायरिंग की जिसमें 5 आम नागरिकों की मौत हुई है। इन 13 आम लोगों के अलावा सेना के एक जवान की भी जान गई। सेना के 7 जवान इसमें घायल हुए हैं। 6 नागरिक जख्मी हैं। मोन जिले में तनाव है लेकिन हालात काबू में हैं। जिला प्रशासन ने इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा बंद रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा है कि नागालैंड सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम घटना की जांच करेगी। लेकिन सेना की फायरिंग की वजह से लोगों की जान गई है। स्थानीय लोग इस गोलीबारी से बेहद नाराज हैं। मोन जिले में प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल्स के कैंप को घेर लिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी कैंप में घुस आए और आग लगाने की कोशिश की। उन्हें हटाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने मामले को लेकर ट्वीट किया है कि मोन के ओटिंग में नागरिकों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत निंदनीय है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। उच्च स्तरीय एसआईटी मामले की जांच करेगी और कानून के अनुसार न्याय होगा। सभी वर्गों से शांति की अपील करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है और इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि नागालैंड के ओटिंग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल एसआईटी इस मामले की गहनता से जांच करेगी जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और इस हादसे पर सेना का भी बयान आया है। सेना ने कहा है कि विद्रोहियों की गतिविधि की जानकारी मिली। पुख्ता जानकारी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे को लेकर दुख है। घटना की जांच होगी। उच्च स्तरीय जांच कानून के मुताबिक होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। सुरक्षा बलों के कई जवान भी घायल हुए हैं। एक घायल जवान की इसमें मौत भी हुई है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि ये दिल दुखाने वाला है और भारत सरकार को इसका जवाब देना होगा। गृह मंत्रालय आखिर कर क्या रहा है जब आम नागरिक और सुरक्षा कर्मी भी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। अभी जो खबर हमें लग रही है ये है कि जो नागालैंड पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है कि जो मोन शहर है, जो मोन ज़िला है नागालैंड का, म्यांमार से सटा हुआ है, मोन शहर में थोड़ी देर पहले जो लोग हैं, नॉर्मल लोग, जो पब्लिक है वो बहुत गुस्से में है क्योंकि जो लोगों की वहाँ पे पुलिस आर्मी की फायरिंग में डेथ हुई है। कम से कम 13 लोगों की डेथ हुई है। वहाँ पे बहुत लोग जख्मी हैं। इसके बाद मोन शहर में जो गुस्साई भीड़ है उन्होंने जो वहाँ पे जो असम राइफल्स की जो कैंप है उसको पूरे तरह से घेर लिया था और उसमें पत्थरबाजी की पहले, और इसके बाद लोग असम राइफल्स के कैंप में घुस गए थे। घुसने के बाद वहाँ पे उन्होंने कैंप के एक तरफ आग लगाने की भी कोशिश की थी, ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। और इसके चलते असम राइफल्स को हवा में फायरिंग करने की असम राइफल्स ने हवा में फायरिंग की मोन में। तो मोन में अभी जो स्थिति है वो बहुत ही टेंस्ड है। पुलिस का ये कहना है कि वो सिचुएशन के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जबकि मोन में जो इंटरनेट
डेटा, मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस और जो वहाँ पे जो SMS सर्विसेज दोनों को ही ब्लॉक कर दिया गया था। बट इसके बावजूद वहाँ पे जो आज ये घटना घटी है, कल जो घटना घटी थी वहाँ पे मॉन में, जहाँ पे कि जो सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर लग रही है नागालैंड पुलिस के कि आर्मी के एक स्पेशलाइज्ड यूनिट वहाँ पे उनको खबर मिली कि उग्रवादियों का मूवमेंट है और उन्होंने एक एम्बुश ले किया था तीरू और ओटिंग विलेज के बीच। ये जो इलाका है ये असम नागालैंड बॉर्डर से लगभग 35 किलोमीटर अंदर है और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो इस इलाके में जब कल एम्बुश ले किया गया था, मगर जो असम जो आर्मी के सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि गलती से उन्होंने जो लोकल्स हैं उन पे गोली चला दी और इसके बाद लोकल्स ने जो आर्मी की यूनिट है उनको घेर लिया था और सेल्फ डिफेंस में फिर से उनको गोली चलानी पड़ी, ऐसा दावा इंडियन आर्मी कर रही है। और इसमें अब तक 13 लोगों की जान जाने की खबर है जो सिविलियंस हैं, बहुत लोग इंजर्ड हैं। और इसके साथ साथ ही जो मॉब अटैक हुआ उसमें आर्मी के एक जवान वहाँ पे मारे गए और कम से कम 6 से 7 जवान वहाँ पे जख्मी हुए हैं। और इसके बाद से अब देखा जा रहा है कि फिर से जो मॉन शहर में अब असम राइफल्स के कैंप के ऊपर लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी की, उन्होंने घुसने की कोशिश की और असम राइफल्स को हवा में गोलीबारी करने की ज़रूरत पड़ी है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। 69,000 सहायक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में हुई परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते परीक्षार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भागते हुए लोगों को दौड़ा कर पीटा गया था। जो विश्व गुरु बना रहे थे, समाजवादी तो लैपटॉप दे रहे थे। आप बताइए, ये लोग हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं, यही फर्क है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो नई यूनिवर्सिटियां बन रही थी, नए कॉलेजेस बन रहे थे, नई तरह की पढ़ाई शुरू हो गई थी, तमाम कंपनियां इम्पैनल हो गई थी, रोजगार नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। और इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का सपना दिखाया था। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं है, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा। और गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश के विकास के लिए प्लान कर रही है। दूसरे दलों पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों ने केवल गोवा को लूटने का काम किया है। आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी हम क्या करेंगे। पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग, और कोई पार्टी तैयार नहीं कर रही। और किसी पार्टी को गोवा से मतलब नहीं है, और किसी पार्टी को आपसे मतलब नहीं है, और किसी पार्टी के सब नेताओं को, सब पॉलिटिशियंस को, सारी पार्टियों को केवल और केवल गोवा को लूटने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना। एम आई राइट? दैट्स द नेम। गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पक्की नौकरी की मांग को लेकर गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने शिक्षकों के साथ नारेबाजी की। कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के मोहाली में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। एक सा वेतन दिया जाएगा, जितना वेतन रेगुलर टीचर्स को मिलता है उतना ही दिया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको रेगुलर किया जाएगा। एक पैसा दिया है। एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत है। देवताओं की नियत में भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। तुमने गर्क कर दिया। 22,000
गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत हैं। उन्हें ड्रामा करना आता है, ड्रामे के शौकीन हैं, पूर्व में कलाकार भी रहे हैं, तो उनको ये नौटंकी और ये ड्रामा मुबारक। उन पे इस बार इतनी गंभीर चर्चा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, उन पे बयान देना भी फिजूल है। मैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। जब मनीष सिसोदिया जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको जाकर उनके गढ़ में चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि मंच सजा हुआ है, आओ बहस करते हैं, वो बहस से ही भाग जाते हैं। इन लोगों से क्या बात करेंगे। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसकी जानकारी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से मिली, वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। तंजानिया से दिल्ली लौटे एक व्यक्ति में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किए गए 17 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 12 लोगों की रिपोर्ट आई है। जिनकी रिपोर्ट आई है उनमें एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके पहले मुंबई में एक, गुजरात में एक और कर्नाटक में 2 लोगों में कोरोना के इस वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में 33 साल का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। संक्रमित शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली होते हुए मुंबई आया था। इससे पहले गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन का एक संक्रमित व्यक्ति मिला। यह व्यक्ति जिम्बाब्वे से जामनगर आया था। ये जो पहला मामला हमें मिला है, ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रैट पॉजिटिव था। अभी आरटीपीसीआर दोबारा भेज के हमने इसका जीन सीक्वेंसिंग कराया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, और जो बाकी के पेशेंट्स थे उनमें नेगेटिव आया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स के बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी, बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे, और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर है। तीनों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। हाजी यूनुस अपने समर्थकों और करीबियों के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। कोतवाली देहात के भाईपुरा मोड़ के पास उन पर हमला हुआ। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कल ही बसपा का दामन छोड़ आरएलडी ज्वाइन किया। वो 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को खास अंदाज में विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें फूलों की डोली में बिठाकर विदा किया। जवान ही कहार बने। मौके पर ढोल और नगाड़ों की भी गूंज थी। मनोज सिंह ने हाल में ही अमेजन प्लेटफॉर्म से कथित तौर पर गांजा बेचने के मामले में कंपनी के आला अधिकारियों को तलब किया था। पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए उन्होंने खाद लूट के मामले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के गृह गांव में रहने वाले दबंगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही उनके तबादले की चर्चा थी। और अब खबर चक्रवाती तूफान जवाद की। ओडिशा में पुरी के तट से टकराने से पहले ये तूफान कमजोर पड़ रहा है। ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए राहत की खबर है। ओडिशा के पुरी, गंजम,
कटक और भुवनेश्वर में बारिश हो रही है। तूफान के खतरे को देखते हुए तीनों राज्यों में खतरे वाली जगहों पर प्रशासन की तरफ से पहले ही सभी तैयारियां कर ली गई थीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर होकर एक गहरे दबाव में बदल गया है। माना जा रहा है कि पुरी पहुंचने से पहले ही ये और कमजोर पड़ सकता है। चक्रवाती तूफान जवाद का कमजोर पड़ना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए राहत की बात है। रविवार को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटों से लगे क्षेत्रों और उत्तरी ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 6 दिसंबर यानी सोमवार को असम, मेघालय और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के जाने माने पत्रकार और एनडीटीवी के हमारे पूर्व सहयोगी विनोद दुआ जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के लोधी क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, आपसे इजाजत लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी शख्सियत ऐसी रही कि उन्हें अंतिम विदाई देने आया हर व्यक्ति उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा था। उनके अंतिम संस्कार में काफी तादाद में मीडिया से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगा पीढ़ी खत्म हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उनसे जुड़ी कोई न कोई याद थी। उनका जो आइडिया था जर्नलिज्म का, वो तो वो रहेगा जमीन में। वो अभी ऐसा हमें लग रहा है कि शायद नए पत्रकार उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे पता नहीं, मगर रहेगा। उनका जो पत्रकारिता का तरीका जो था, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सरकार से सवाल पूछना, वो नहीं मरेगा। और उनके लिए यही सबसे बड़ा, उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। हाँ, वो सिलसिला तो ख़त्म ही हो गया है टेलीविज़न में। वो तो अपनी ज़िंदगी में देख कर गए कि जिस तरह के अनुशासन को वो लोग इस मीडियम में बनाने की कोशिश कर रहा था, वो इस वक्त में पिछले 7 सालों में तो वो ध्वस्त है पूरी तरीके से। पता नहीं उन्हें कैसा लगता होगा, क्योंकि जो लोग उससे ध्वस्त कर रहे हैं उनमें से कई सारे लोग विनोद दुआ को मानने वाले लोग भी होंगे, उनके साथ काम कर चुके लोग भी होंगे, है ना। उठने बैठने वाले भी लोग कभी उठते बैठते रहे होंगे, तो उनको तो दुख होता ही होगा। और वो चीज़ तो अब वापस नहीं आनी है इस टेलीविज़न में। एक ऐसी खबर जिसे आप, मैं, हम सब बहुत पहले से जानते हैं, उस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए तो कोई तैयार नहीं है कि वो मेहनत की जाए। तो जो भी उनकी विरासत थी, अब हम उसे किताबों की शक्ल में पढ़ सकते हैं। एक मित्र ने अभी ट्वीट किया, कल रात को ट्वीट किया था कि विनोद मरा नहीं है, विनोद मरते नहीं है। बस ये विनोद दुआ को मार नहीं सकता, वो तो विचार है। ये आप जो लोग देख रहे हैं, ये उस विचार का अंश है जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता को हमेशा खड़ा रखने का जज्बा देता है। विनोद दुआ भारत की टेलीविजन जगत के लोकतंत्र थे। ही वॉज द रिपब्लिक ऑफ इंडियन टेलीविजन। वो रिपब्लिक जो उन्होंने स्वयं बनाया मेहनत करके और लोगों के साथ, उस रिपब्लिक को जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने अपने सामने उस रिपब्लिक को क्षीण होते हुए देखा और अपने तरीके से कोशिश की कि वो पुख्ता रहे, तंदुरुस्त रहे। विनोद दुआ के दोस्त, उन्हें जानने वाले और उनके साथ काम कर चुके लोग उनकी खूबियां बताते नहीं थकते।
1994 में आईएमसी से पास आउट होने के बाद हिंदी जर्नलिज्म से पास आउट हुआ था, तो सीधे मालूम चला कि विनोद दुआ के साथ काम करने का सपना था और काम करने का मौका मिला। मेरी पहली नौकरी परख में थी और जीवन में एक ही बात उन्होंने सिखाई थी, जो सीख मैं आज तक उनका अपने साथ लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा ऐसा है कि यदि एक बार कैमरा ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल पूछने से मत घबराना, लेकिन सवाल मुस्कुराते हुए पूछना, चिल्ला के नहीं पूछना। ये सीख जो है आज के सभी पत्रकारों के लिए, सभी एंकर के लिए है और अपने जीवन में मैं उसी को फॉलो करता हूँ। कठिन से कठिन सवाल पूछता रहूँगा और दुआ साहब आपको याद करता रहूँगा। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बड़ी मेरी तरफ से एक शिष्य की श्रद्धांजलि यही होगी। बहुत गर्मजोशी से मिलते थे, खाने पर, पोइट्री पर, गाने पर बहुत बात किया करते थे। और मुझे याद आता है कि वो जब एनडीटीवी में आए तो पहले दिन से जब भी उनसे मुलाकात होती थी एक चुटकुला वो ज़रूर सुनाते थे। तो एक बड़ा कलेक्शन था उनके पास चुटकुलों का। उम्दा आदमी थे, उम्दा शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे कई बार यही कहा करता था कि उम्दा के आगे भी कुछ है। बोले उम्दा के आगे उम्दा ही है। तो इस तरह के थे विनोद दुआ। विनोद दुआ की शख्सियत ऐसी थी कि उनके दोस्त केवल पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि हर राजनीतिक पार्टी में उनके शुभचिंतकों की कमी नहीं थी। विनोद दुआ और मैं एक ही स्कूल में थे और हमारा स्कूल था रूपनगर के अंदर धनपतमल एएस हायर सेकेंडरी स्कूल। और विनोद दुआ बचपन से प्रतिभाशाली थे, यानी संगीत हो, डिबेट हो, क्लास के अंदर सक्रियता हो, स्कूल में हो, हर चीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट करते थे। धीरे धीरे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए तो मैं आज उनको याद करता हूँ। बेबाक थे, बोल्ड थे, साहसिक थे। उनका बोलने का अपना एक अंदाज था। जब वो कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते थे तो कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ना केवल अपना एक मित्र खोया है, देश ने एक अच्छा पत्रकार खोया है। विभिन्न चैनलों में मीडिया के माध्यम से उन्होंने जनता की बातों को मुखर किया, चाहे लोग उससे सहमत थे या नहीं थे। 2014 के बाद का समय पत्रकारिता के लिए वैसे भी बहुत कठिनाई का समय था। ऐसे में दुआ साहब जैसे लोग एक स्तंभ बनकर निकले, जो नौजवान पत्रकारों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत थे कि सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जा सकते हैं, कोई दबा नहीं सकता। अपने आत्मसम्मान को कायम रखते हुए अपने हित और अपनी बातें सख्ती से सामने रखना जरूरी है। विनोद दुआ अपने पीछे पत्रकारिता की जो विरासत छोड़ गए हैं उसे सहेज कर रखना आसान नहीं है। एक ऐसे दौर में जब सत्ता से सवाल पूछना और भी ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है, जनता की खातिर सत्ताधीशों से सवाल करना, उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाना, वो भी पूरी शालीनता और मुद्दे की गंभीरता बनाए रखने के साथ एक ऐसी आर्ट है जिसे सीखना और उस पर अमल करना ही विनोद दुआ को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। विनोद दुआ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके लिए मैं क्या बोलूं। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।